अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी बर्थ कंट्रोल मेथड, इसका मतलब ये था कि कैसे प्रेगनेंसी होने से रोका जाए। लेकिन अब जो मैंने आर्टिकल लिखा है दैट इज MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको किस तरीके से टर्मिनेट किया जाए मेडिकली, यानी मेडिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है। सिंपली आप इसे बोल सकते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एक तो होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से प्रेगनेंसी अपने आप टर्मिनेट हो गई, वो तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन है क्योंकि यहां पर मेडिकल टेक्निक के थ्रू उस अबॉर्शन को इंड्यूस किया जा रहा है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन इसके साथ बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं। देखिए, हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो आई फीमेल फिटिसाइड, कि लोग क्या करते थे, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के थ्रू या फिर सोनोग्राफी के थ्रू वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही बच्चे का सेक्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते थे कि ये फीमेल फीटस है या मेल फीटस है। और अगर कोई फीमेल फीटस होती तो उसको MTP टेक्निक के थ्रू वो लोग टर्मिनेट कर देते थे। इस वजह से हमारे इंडिया में फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, सेक्स रेशियो डिस्टर्ब होने लगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने पहले तो एमनियोसेंटेसिस और सोनोग्राफी से सेक्स डिटेक्शन जो होता है उसको बैन किया। एमनियोसेंटेसिस को तो बैन ही कर दिया, सोनोग्राफी को भी काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस पे लिया ताकि सेक्स डिटेक्शन ही ना हो। दूसरा, गवर्नमेंट ने MTP को भी लीगलाइज किया। उसने MTP के लिए भी एक कानून बनाया 1971 में, जिसे बोलते हैं MTP एक्ट 1971। इस एक्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि 5 वजहों से अगर प्रेगनेंसी हुई है तो आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो। वो 5 वजह क्या क्या हैं जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या तो प्रेगनेंसी का कारण रेप रहा हो तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा, बच्चे में इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इस तरह की कोई चीज डिटेक्ट हो जाए तो उस एम्ब्रियो को, उस फीटस को टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरी बात, कोई मेडिकल इशू हो कि अगर मान लो किसी ऐसी फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई, इसमें ऑलरेडी कोई मेडिकल इशू है और उस प्रेगनेंसी की वजह से उसकी जान को आगे खतरा बनेगा, तो ऐसी प्रेगनेंसी को फिर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का फेलियर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फीमेल ने सपोज IUD यूज कर रखी है, उसके यूट्रस में IUD इंसर्टेड है और वो IUD फेल हो गई और उसमें प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर आता है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मान लो ऑलरेडी एक गरीब फैमिली है, उनमें ऑलरेडी 4-5 बच्चे हैं, उनको भी सही ढंग से खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है और छठा बच्चा आ रहा है, तो उस छठे बच्चे की वजह से फैमिली के हालात और ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से उसको कंसीडर करते हुए हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट, यानी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसका मतलब 5 वजह, या तो प्रेगनेंसी का कारण रेप रहा हो, या बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है डिटेक्ट हो गया हो, या फीमेल में कोई मेडिकल इशू हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, या फिर उस फैमिली का लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो जिससे उस बच्चे के आने की वजह से और ज़्यादा हालात खराब हो। तो ऐसी कंडीशन में हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा किसी और कारण से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया तो फिर इसको गवर्नमेंट क्रिमिनल ऑफेंस में इंक्लूड करती है। इसके लिए फिर डॉक्टर के लिए जो इस तरह की MTP को परफॉर्म करेगा इन कारणों के अलावा किसी कारण से, तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होगा। इम्प्रिजनमेंट भी है, कुछ लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी है, और साथ ही साथ उसका जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन है या बोल दो मेडिकल लाइसेंस है वो भी लाइफ टाइम कैंसिल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया। बेसिकली इस एक्ट बनाने का मेन रीजन था वो ये था, फीमेल फिटिसाइड को कंट्रोल करना। अब सवाल ये आता है कि MTP कब की जा सकती है। MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर में की जा सकती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में की जा सकती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं की जा सकती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो MTP होती है वो रिलेटिवली सेफर होती है, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो MTP है वो रिस्कियर होती है। सीधी सी बात है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एम्ब्रियो और प्लेसेंटा ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको टर्मिनेट करेंगे तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने का रिस्क नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा एम्ब्रियो काफ़ी डेवलप हो चुका है, यूट्राइन वॉल में काफ़ी एम्बेडेड है, तो ऐसे में उसको टर्मिनेट करने से ब्लीडिंग होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से फीमेल की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर की MTP सेफर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की रिस्कियर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की MTP को सिंपली मेडिसिन से भी परफॉर्म किया जा सकता है। एक मेडिसिन आती है या एक ड्रग आती है जिसका नाम है मेफेप्रिस्टोन। ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग होती है।
इस एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग आप जानते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं किसको है, प्रोजेस्टेरोन। वही तो एंडोमेट्रियल लेयर को मेंटेन किया हुआ है, उसी में तो एम्ब्रियो रहता हुआ डेवलप हो रहा है। तो ये मेफिप्रिस्टोन अगर उस फीमेल को हम देंगे तो प्रोजेस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी और प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एमटीपी जो होगी वो सर्जिकली परफॉर्म की जाएगी। सर्जरी का नाम होता है डी&सी, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, या एक और सर्जरी होती है डी&ई, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। लेकिन कुल मिलाकर सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो एमटीपी है वो रिस्कियर भी है और सर्जरी से परफॉर्म की जा रही है। तो ज्यादा बेटर होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एमटीपी हो। लेकिन अगर किसी कारण से बाद में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी पता चले कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी करने की जरूरत पड़ रही है तो वो सर्जिकली की जाएगी और काफी रिस्कियर भी होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम एमटीपी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो ये है सब एमटीपी के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब इसका मतलब क्या है ART का? देखो अभी तक तो जो भी हमने बातें करी, पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बातें करी, वो क्या कह रहा था कि प्रेगनेंसी कैसे होने से रोकी जाए। फिर ये आ गई एमटीपी कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसे कैसे टर्मिनेट किया जाए। लेकिन अब बात आती है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब मेडिकल साइंस के थ्रू हम उन लोगों की मदद करेंगे जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, मींस इनफर्टाइल कपल। ये भी तो अपने आप में एक सोशल और मेडिकल इशू है, इनफर्टाइल कपल। तो अगर कोई इनफर्टाइल कपल है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर लगातार 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी वो कपल प्रेगनेंसी में अचीव नहीं कर पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है, इट मींस दैट इज इनफर्टाइल कपल। अब इनफर्टाइल कपल में दोनों चीजें पॉसिबल है, या तो हो सकता है मेल और फीमेल दोनों ही इनफर्टाइल हो सकता है मेल फर्टाइल हो, फीमेल इनफर्टाइल हो सकता है मेल इनफर्टाइल हो, फीमेल फर्टाइल हो। तो पहले तो जब ये कपल हमारे पास आएगा, इसे इनफर्टाइल डिक्लेयर करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि इनफर्टिलिटी है किसमें और उसका कारण क्या है। हो सकता है वो इनफर्टिलिटी का कारण ट्रीटेबल हो, वो किसी मेडिसिन से ही कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद अपने आप रिकवर हो जाए, तो उसको उस तरीके से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या है, ART। अब मान लीजिए जो मेल है वो इनफर्टाइल है। अब मेल इनफर्टाइल है तो क्या कर सकते हैं हम, या तो उसको ट्रीटमेंट देके रिकवर किया जा सकता है, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो किसी सीमन डोनर से या बोलते हैं स्पर्म डोनर से स्पर्म लिया जाएगा। तो सपोज हमारे पास जो कपल आया है उसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो मेल फर्टाइल हो सकता है तो उस मेल का यानी उस फीमेल के हस्बैंड जो साथ में उसी का क्या ले सकते हैं, सीमन। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर वो मेल भी इटसेल्फ क्या है, इनफर्टाइल, तो किसी स्पर्म डोनर से हम सीमन कलेक्ट कर सकते हैं। यानी लेबोरेटरी में हमारे पास कुल मिलाकर क्या आ चुके हैं, हेल्दी स्पर्म। ये सीमन आ चुका है जिसमें हेल्दी स्पर्म है। अगर मेल जो यहाँ पर कपल में जो मेल है वो अगर फर्टाइल है तो उसका सीमन ले लेंगे, और अगर वो भी इनफर्टाइल है, वो किसी तरह से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो किसी डोनर से हम स्पर्म यानी सीमन कलेक्ट कर लेंगे। यानी लेबोरेटरी में हमारे पास हेल्दी स्पर्म यानी सीमन आ चुका है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में 2 बातें हो सकती है, या तो फीमेल फर्टाइल है, फर्टाइल नहीं है तो हम उसमें FSH-LH का इंजेक्शन लगाकर देखेंगे कि भाई FSH-LH जनरली यही होता है, हार्मोनल एबनॉर्मलिटी होती है फीमेल में जिसकी वजह से उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो हम बाहर से FSH-LH के इंजेक्शन लगाकर उसमें ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेंगे। ओव्यूलेशन इंड्यूस कराने के बाद हम उस फीमेल की ओवरी से रिलीज हुए हुए सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट कर लेंगे और लेबोरेटरी में निकाल लेंगे। और अगर मान लो ये फीमेल FSH-LH के इंजेक्शन को भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो जिस तरह से स्पर्म डोनर होते हैं वैसे ओवम डोनर फीमेल होती हैं, उनसे हम सेकेंडरी oocyte ले लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास लेबोरेटरी में एक सेकेंडरी oocyte भी आ चुका है। अब हम क्या करें, अब हम एक तो काम ये कर सकते हैं कि हमने एक सेकेंडरी oocyte लिया और उसके साथ कुछ हेल्दी स्पर्म मिक्स कर दिए, हेल्दी स्पर्म्स, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही है सारी प्रोसेस, और हमने इसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, वही मॉइस्चर, वही टेम्परेचर, वही एनवायरनमेंट जैसा फीमेल बॉडी में होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कुछ हेल्दी स्पर्म्स हमने मिक्स किए हैं इनमें से कोई एक स्पर्म में सेकेंडरी oocyte का क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो बताइए ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, लेबोरेटरी में, बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में। तो इसे बोलते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के बाहर हुआ है। अब जो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना है, आप जानते हैं जाइगोट बनते ही उसमें तुरंत क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो एक मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर एम्ब्रियो बनने लगता है। अब इस एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट के लिए फीमेल बॉडी में शिफ्ट करने की, ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको कैसे शिफ्ट करें, देखिए अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, क्या अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज
अगर मैं इसे शिफ्ट करना चाहूंगा तो कहां शिफ्ट करना चाहूंगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको मैं बोलूंगा जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी अप टू 8 ब्लास्टोमियर अगर मैं इस एम्ब्रियो को शिफ्ट कर रहा हूं तो फैलोपियन ट्यूब में शिफ्ट करूंगा, इसको बोलूंगा जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर मैं इसको मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, क्या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर इस एम्ब्रियो को शिफ्ट करना चाहूंगा तो यूटेरस में शिफ्ट करूंगा। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का मतलब हो जाता है 16, 32 या 64 सेल्ड स्टेज। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को कहां शिफ्ट करूंगा? यूटेरस में। इसको बोलूंगा IUET यानी इंट्रा यूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मोस्ट कॉमनली IUET ही परफॉर्म किया जाता है और उसमें भी मोस्ट कॉमनली 32 सेल्ड स्टेज को यूटेरस में शिफ्ट किया जाता है, इंप्लांट किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी डेवलप हुआ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया और उसके बाद जो क्लीवेज की वजह से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, अगर मैं उसको यूटेरस के अंदर शिफ्ट कर दूं 32 सेल्ड स्टेज में, तो दैट इज नोन एज IUET इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एंड दैट इज सिंपली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। चलिए अब एक और बात समझते हैं। यहां पर जो हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया था इसमें ये हेल्दी स्पर्म्स थे, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है सपोज किसी मेल के पास स्पर्म काउंट तो नॉर्मल है, यानी उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, लेकिन वो स्पर्म में या तो एस्थेनोस्पर्मिया है, यानी एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस मोटाइल या इमोटाइल स्पर्म्स। जिंदा स्पर्म्स हैं या तो इमोटाइल हैं या लेस मोटाइल हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। या हो सकता है स्पर्म्स में टेराटोस्पर्मिया हो, मींस स्पर्म एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हो, या फिर स्पर्म की काउंट ही बहुत कम हो, ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट इज वेरी लेस। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसके स्पर्म्स जो हैं भी वो किसी काम के नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसी डोनर से स्पर्म लेना पड़ेगा। लेकिन सपोज वो मेल चाहता है कि किसी डोनर के स्पर्म के बजाय उसी के स्पर्म से ही बच्चा हो, क्योंकि वो जेनेटिक फादर खुद बनना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास एक एडवांस टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ICSI। इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हालांकि ये थोड़ी सी कॉस्टली टेक्निक है, लेकिन इसमें वो स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं है, या तो एस्थेनोस्पर्मिया है या नेक्रोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, या तो स्पर्म जिंदा है लेकिन लेस मोटाइल है या इमोटाइल है, या फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ही एबनॉर्मल है, या हो सकता है स्पर्म का काउंट ही बहुत कम है। तो ऐसे केस में वो नॉर्मली तो फर्टिलाइजेशन कर नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? एक माइक्रो इंजेक्शन में स्पर्म लेंगे, बहुत ही अंडर द माइक्रोस्कोप ये प्रोसेस होती है। तो एक माइक्रो इंजेक्शन के अंदर एक स्पर्म लेंगे और उसको डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देंगे। तो काम तो ये भी लेबोरेटरी में हुआ है, तो ये भी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन इस स्पेशलाइज्ड टेक्निक का नाम क्या है? ICSI। तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। या तो हेल्दी स्पर्म है तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी oocyte के साथ मिक्स कर दो और एक सूटेबल एनवायरमेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो ताकि वो स्पर्म जो हेल्दी होंगे उनमें से कोई एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर देगा। लेकिन अगर स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल ही नहीं है और उसी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराना है तो फिर एक और स्पेशलाइज थोड़ी कॉस्टली टेक्निक पर जाना पड़ेगा, ICSI। तो इन 2 तरीके से आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हो, लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको या तो जिफ्ट करना पड़ेगा या IUET, या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगे यूटेरस में, अप टू 8 ब्लास्टोमियर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे दैट इज जिफ्ट, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में आप ट्रांसफर करोगे यूटेरस में दैट इज IUET। तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉलो होने वाली टेक्निक्स। लेकिन अब इसी में एक और चीज हम देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ये सेकेंडरी oocyte लिया और इसके साथ कुछ हेल्दी स्पर्म मिक्स किए और हमने इस मिक्सचर को फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मिक्स किया जस्ट, और फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही हमने इस मिक्सचर को डायरेक्ट फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो बताइए आपने फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर किया है? एम्ब्रियो या गैमीट्स? गैमीट्स ही तो ट्रांसफर किया, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही मैंने इसको फैलोपियन ट्यूब में शिफ्ट कर दिया। तो इस टेक्निक को मैं नाम दूंगा गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि इसके अंदर मैंने गैमीट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो इसको क्या बोलूंगा? गिफ्ट। तो बताइए ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन कहां होगा? बॉडी के अंदर या बाहर? ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर जाकर होगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको हम बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा? इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से मान लो यहां पर तो आपने जितनी भी टेक्निक देखी हो, चाहे आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया हो,
उसमें तो आपको सेकेंडरी oocyte बाहर निकालना ही पड़ा था। इवन आपने जो गिफ्ट किया था उसमें भी आपने सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल कर उसे स्पर्म के साथ मिक्स करके फिर आपने उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया था। हालांकि फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही हुआ, इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन सेकेंडरी oocyte को तो फीमेल बॉडी से एक बार बाहर निकाला ही था ना। लेकिन मान लो अगर फीमेल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है मेल में वो इनफर्टाइल है, तो ऐसे केस में क्या इन जनरली हमें फीमेल का सेकेंडरी oocyte बाहर निकालने की जरूरत है? नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डोनर का सीमन लेंगे और उस डोनर के सीमन को डायरेक्टली उस फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट कर देंगे आर्टिफिशियली। इसे बोलते हैं एआई या बोल दो आईयूआई, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो एक रबर ट्यूब के थ्रू हमने उस डोनर सीमन को डायरेक्ट फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली क्या कर दिया, इंसेमिनेट। तो बताओ ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन कहां होगा? अगेन स्पर्म जाकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करेंगे क्योंकि फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इन विवो फर्टिलाइजेशन का। लेकिन ये एआई टेक्निक केवल कब यूज कर सकते हैं, जब फीमेल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो। अब सवाल ये आता है, यहां पर देखो जिफ्ट और आईयूईटी, ये वो टेक्निक हैं जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद परफॉर्म करी जाएंगी, जबकि यहां पर देखो गिफ्ट और एआई वो टेक्निक्स हैं जिनको करने से इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। यहां पर तो क्या हो रहा है, जिफ्ट और आईयूईटी कब करी जाएंगी, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और यहां पर गिफ्ट और आईयूआई यानी एआई ये टेक्निक्स जो हैं ये क्या रिजल्ट करेंगी, इन विवो फर्टिलाइजेशन। दोनों चीजों में फर्क हो गया। यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पहले होगा, उसके बाद जिफ्ट और आईयूईटी होगा। यहां पर पहले गिफ्ट और एआई होगा, उसके बाद इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये एक जनरल सा कंसीडरेशन है। तो जिफ्ट, आईयूईटी, गिफ्ट ये जनरली कब परफॉर्म करी जाती हैं, जब फीमेल में एबनॉर्मेलिटी है, उसका सेकेंडरी oocyte बाहर निकालने की जरूरत है। लेकिन अगर फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है तो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हम एआई परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सपोज मैं यहां से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर किसी नॉर्मल फीमेल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाला जा रहा है, यानी एक नॉर्मल फीमेल है, उसमें हमने एआई नहीं किया, उसका सेकेंडरी oocyte हम बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसके कुछ दो तीन मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब तो इसका यह हो सकता है कि उस फीमेल का जो हस्बैंड है, क्योंकि अब जब फीमेल नॉर्मल है तो एबनॉर्मेलिटी किस में है, फीमेल में, यानी उस फीमेल का जो हस्बैंड है जो कि एबनॉर्मल है, यानी जिसके स्पर्म जो है या तो प्रॉपरली हेल्दी नहीं है या उसके पास स्पर्म काउंट कम है, लेकिन बावजूद उसके भी वो चाहता है कि वो अपने बच्चे का जेनेटिक फादर बने, वो किसी डोनर सीमन को यूज नहीं करना चाहता है, यानी वो डोनर सीमन से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कराना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, आईसीएसआई। और आईसीएसआई करने के लिए हमें उस नॉर्मल फीमेल से भी सेकेंडरी oocyte बाहर निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो नॉर्मल फीमेल में हम इन जनरल कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, एआई। लेकिन अगर मान लो फीमेल नॉर्मल है, उसके हस्बैंड में एबनॉर्मेलिटी है, फिर भी हमें उस फीमेल का सेकेंडरी oocyte निकालना पड़ रहा है, इट मींस उसका हस्बैंड क्या चाह रहा है, आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरा एक और इस चीज का इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो नॉर्मल फीमेल है और वो किसी को ओवम डोनेट कर रही हो, यानी वो फीमेल क्या हो, ओवम डोनर। अदरवाइज एक नॉर्मल फीमेल में हमें सेकेंडरी oocyte निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या बोल दो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इस तरीके से हम इन आर्ट टेक्निक के थ्रू इनफर्टाइल कपल्स की हेल्प कर सकते हैं। एक और यहां पर आपको क्राइटेरिया बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि एक मेल में किस तरीके से फर्टिलिटी को डिफाइन किया जाता है। देखिए, एक मेल में नॉर्मली एक बार जब इजैकुलेशन होता है तो 3 to 4 ml सीमन इजैकुलेट होता है। कितना, 3 to 4 ml सीमन। अब उस 3 to 4 ml सीमन में नॉर्मली एक एवरेज हेल्दी मेल में जो स्पर्म काउंट होता है वो होता है 200 to 300 मिलियन, यानी एक बार इजैकुलेशन में कितना सीमन इजैकुलेट हुआ, 3 to 4 ml। और उस 3 to 4 ml में टोटल एक एवरेज हेल्दी मेल में स्पर्म काउंट कितना मिलेगा, 200 to 300 मिलियन। तो सपोज एक मेल आया, हमने उसका सीमन एनालिसिस किया और हमने देखा कि इसके सीमन की क्वांटिटी भी सही इजैकुलेट हुई है 3 to 4 ml और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पर्म काउंट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स है। क्या अब हम उस मेल को फर्टाइल डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। जब तक हम स्पर्म की हेल्थ चेक नहीं कर लेंगे तब तक हम उसको फर्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मींस केवल काउंट से फर्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म्स हैं या तो वो लेस मोटाइल हो यानी एस्थीनोस्पर्मिया हो सकता है उनमें टेरेटोस्पर्मिया हो यानी वो स्पर्म एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हो सकता है वो स्पर्म डेड हो,
तो ऐसी कंडीशन में केवल काउंट से हम फर्टाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके एनसीईआरटी में क्राइटेरिया है कि अगर कोई मेल आया है, उसका सीमन एनालिसिस किया और उसमें अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल आ गया है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, तो अब उसको फर्टाइल डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है कि उन टोटल स्पर्म काउंट में से मिनिमम 60% स्पर्म्स क्या होने चाहिए, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के। और उन नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले जो 60% स्पर्म्स हैं उनमें से भी मिनिमम 40% स्पर्म क्या होने चाहिए, विग्रसली मोटाइल। तब जाके मैं उस मेल को क्या डिक्लेयर कर सकता हूं, फर्टाइल। तो इस तरीके से हम दो बातें करते हैं। भाई किसी मेल में स्पर्म काउंट ही कम आ रहा है तो उसको तो वह प्राइमरी लेवल पे डिक्लेयर कर दो इनफर्टाइल है। लेकिन अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म काउंट नॉर्मल आ रहा है तो भी वो इनफर्टाइल हो सकता है। उसको चेक करने के लिए फिर फर्दर क्राइटेरिया देखो, क्या कि उस नॉर्मल स्पर्म काउंट का मिनिमम 60% स्पर्म नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का होना चाहिए और उस नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के भी जो 60% स्पर्म्स हैं उनका भी 40% मिनिमम क्या होना चाहिए, विग्रसली मोटाइल। तब जाके हम उस मेल को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, फर्टाइल मेल। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर फर्टिलिटी से रिलेटेड है, इनको ध्यान रखना। तो ये चैप्टर इस तरीके से यहाँ पर खत्म होता है।